एडिसन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बात की थी वाटर पोटेंशियल की, यानी जल विभव की। आज जो बात करेंगे वो है जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, यानी पादपों में जल अवशोषण। प्लांट्स जो होते हैं उनमें जल जो होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? बिकॉज वाटर इज द एसेंशियल मटेरियल इन प्लांट्स, यानी एक आवश्यक पदार्थ होता है टू ग्रोथ, प्लांट मूवमेंट, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, यानी पौधे जो होते हैं उनमें वृद्धि, गति और उपापचय क्रियाएं जो होती है उसके लिए जल आवश्यक होता है। एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म एंड नेदर 50 to 60% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य का 50 से 60% भाग जो होता है वो किसके द्वारा बनता है? जल के द्वारा बनाया जाता है। तो बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। एक नॉर्मल प्लांट के बारे में बात करें तो इसका अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसे रूट, और एरियल पार्ट जो होता है उसमें स्टेम एंड लीव्स। ये जो लैंड होती है इसके अंदर सोइल सॉल्यूशन होता है, यानी मृदा विलयन होता है। इस सोइल सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इन रूट्स के द्वारा क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो द एब्जॉर्प्शन of the water by the root in plants is called water absorption, यानी पौधों की जड़ों के द्वारा भूमि में उपस्थित जल को ग्रहण करना क्या कहलाता है? जल अवशोषण कहलाता है। अब बात करें तो जो जल जो होता है वो भूमि में कितने प्रकार का होता है? कौन सा जल जो होता है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और कौन सा वाटर जो होता है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ वाटर। यानी जल के स्वरूप या टाइप्स ऑफ वाटर, यानी जल के प्रकार। जो वाटर जो होता है उसका मेन सोर्स जो होता है, मुख्य स्रोत जो होता है वह क्या होता है? रेन, यानी वर्षा होती है। जैसे
ये क्लाउड्स है, इनमें जब रेन के द्वारा वाटर लैंड पे आता है, भूमि पर आता है, तो ये कौन सा हो गया, रेन वाटर। इस रेन वाटर में से कुछ जल की मात्रा कहां पर, जो भी जलाशय होते हैं उनमें स्थानांतरित हो जाती है। रिजर्वायर लाइक पॉन्ड एंड रिवर्स। ये जो वाटर होता है इसको बोलते हैं रन ऑफ वाटर। रन ऑफ वाटर एंड रेस्ट ऑफ वाटर एंटर इन लैंड, यानी जो शेष जल जो होता है वह कहां, भूमि में प्रवेश कर जाता है। और ये जो वाटर जो होता है वो 4 फॉर्म्स में पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। सेकेंड ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही जल। थर्ड ऑफ केमिकल कंबाइंड वाटर एंड फोर्थ ऑफ कैपिलरी वाटर। फोर्थ ऑफ कैपिलरी वाटर। तो फॉर्म्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज मेनली obtained through rain। यानी जल जो होता है वो मुख्यतः वर्षा से प्राप्त होता है। सम ऑफ वाटर goes into the water receivers, यानी इसमें से कुछ जल जो होता है वो वाटर रिसीवर्स यानी जलाशय जो होते हैं उनमें स्थानांतरित हो जाता है, और इस वाटर को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रन ऑफ वाटर। रन ऑफ वाटर यानी इसे क्या कहा जाता है, गतिशील जल कहा जाता है, जो गति करता हुआ जल में पहुंच जाता है। रेस्ट ऑफ वाटर एंटर इन लैंड, यानी शेष जल जो होता है वो जमीन के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, और यह लैंड में एंटर जल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, सेकंड ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थर्ड केमिकल ऑफ कंबाइंड वाटर एंड फोर्थ कैपिलरी वाटर, यानी गुरुत्वीय जल, आर्द्रता ग्राही जल, रासायनिक बंधित जल और केशिका जल। अब इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि कौन सा वाटर जो होता है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो प्लांट जो होते हैं ना उनमें केवल कैपिलरी वाटर जो होता है उसी का ही एब्जॉर्ब
है बाकी जो 3 जल जो होते हैं उन तीनों जल का प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट पे बात करें ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, यानी कि वह जल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करता है अंदर की यानी निचली सतह पर पहुंच जाता है, जिसके द्वारा ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर which reach to be soil water table due to gravitational force after rainfall यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, यानी यह जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो गुरुत्वीय जल क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है निचली सतह पर पहुंच जाता है, आर ओरिजिन जो होता है वहां तक स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। यह जल जो होता है वो पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। सेकंड पे बात करें व्हेन water is tightly held to soil particles यानी जो जल के जो मृदा के जो अणु होते हैं उनसे दृढ़ता के साथ बना रहता है, टाइटली हेल्ड रहता है, उस जल को क्या कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। और यह जल भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। नेक्स्ट केमिकल कंबाइंड वाटर the total amount of water present in chemical compounds, यानी जो केमिकल कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है, रासायनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं केमिकल कंबाइंड वाटर कहते हैं। एंड दिस वाटर इज आल्सो नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, यानी यह भी पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट फॉर कैपिलरी वाटर, the water present in soil particles in small capillary force is called capillary water.
यानी जो मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित जो माइक्रोपोर्स होते हैं, इंटर पार्टिकल्स स्पेस जो होते हैं उनमें पाया जाता है, उस जल को क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। और कैपिलरी वाटर जो होता है उसी को ही प्लांट्स के द्वारा क्या किया जाता है? हमेशा एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट्स आर ऑलवेज एब्जॉर्ब दिस वाटर। तो जल जो होता है उसका मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है? रेन वाटर होता है। इसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो कहां? जलाशय जो होते हैं, रिसीवर्स जो होते हैं वहां पे मूव करता है, तो उस जल की मात्रा को रन ऑफ वाटर कहते हैं। शेष जो जल होता है, रेस्ट ऑफ वाटर एंटर इन लैंड, यानी जल की शेष बची हुई मात्रा जो होती है वो क्या करती है? लैंड जो होती है, भूमि जो होती है उसमें प्रवेश करती है। और लैंड वाटर जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निचली सतह पर लोअर सरफेस जो होती है, आर होराइजन जो होता है वहां पर मूव करता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। यह पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा जो होता है, जो सोइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे टाइटली हेल्ड होता है, यानी दृढ़ता के साथ बंधा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड थर्ड, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनके फॉर्म्स में पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल कंबाइंड वाटर। एंड फोर्थ, इंटरसेल्युलर स्पेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। यानी प्लांट्स को कौन सा जल अवेलेबल होता है? तो ओनली फॉर कैपिलरी वाटर जो होता है वो प्लांट्स के द्वारा क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट पे चले। फर्स्ट, ये क्या है? रेन वाटर है। इसकी कुछ मात्रा जलाशयों में पहुंच जाती है जिसे रेन ऑफ वाटर कहते हैं। शेष जो होता है वह एंटर इन लैंड। अब इसमें जो जल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो तो हो गया ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा, यहां पर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनसे टाइटली हेल्ड रहता है, चिपकी हुई अवस्था में पाया जाता है दृढ़ता के साथ। वह जल कौन सा हो गया? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहां पर थर्ड जो है, यहां पर जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्म्स में पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल कंबाइंड वाटर। और फोर्थ, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटर स्पेस हैं उनमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्लियर? तो ये
जल जो होता है उसके चार फॉर्म्स होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निचले भागों में पहुंच जाता है। हाइग्रोस्कोपिक, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनसे दृढ़ता से टाइटली हेल्ड रहता है। और केमिकल कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है, केमिकल कंबाइंड वाटर। और जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उनमें जो पाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और यही वाटर जो होता है वो प्लांट्स को मेनली क्या होता है, अवेलेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वह है होलार्ड, इकार्ड एंड चेसार्ड। होलार्ड, इकार्ड एंड चेसार्ड। होलार्ड, चेसार्ड एंड इकार्ड। फर्स्ट पे बात करें तो it is total amount of water available to plants, यानी जल की कुल मात्रा अवेलेबल इन सोयल, यानी मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा जो होती है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं। तो टोटल अमाउंट प्रेजेंट इन सोयल इज कॉल्ड होलार्ड एंड दिस इज वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, यानी जो जल के द्वारा ग्रहण किया जाता है या जो पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है या उनके द्वारा अवशोषित किया जाता है, उस मात्रा को क्या कहते हैं, चेसार्ड कहते हैं। एंड थर्ड, दिस इज water not available to plants, यानी जल की वह मात्रा जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है उसे क्या कहते हैं, इकार्ड कहते हैं। तो होलार्ड जो होता है वो क्या होता है कि जो भूमि में उपस्थित जल की कुल मात्रा, उस जल की कुल मात्रा में से जितनी पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, अवेलेबल होती है, उसको चेसार्ड, और जो अवेलेबल नहीं हो पाती है उसे क्या कहते हैं, इकार्ड कहते हैं। तो होलार्ड इक्वल टू चेसार्ड प्लस इकार्ड। This is total amount of water available in soil this is available to plants and this is not available to plants। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो ऑर्गन्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑर्गन्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑर्गन्स of
में वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। प्लांट्स में बात करें तो थैलोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं एंड एंजियोस्पर्म होते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर एब्जॉर्ब जो होता है ऑर्गन वो अलग अलग होते हैं। जैसे बात करें थैलोफाइट्स के बारे में या एल्गी के बारे में, फर्स्ट ऑफ एल्गी। एल्गी जो होती है उसमें होल सरफेस जो होती है यानी सामान्य सतह या संपूर्ण सतह जो होती है उसके द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। बिकॉज रूट लीफ एंड स्टेम आर एब्सेंट इन ऑल एल्गीज, यानी जितने भी कवक होते हैं उनमें रूट, स्टेम और लीफ, जड़ तना और पत्ती एब्सेंट होने के कारण जो नॉर्मल सरफेस होती है उसी के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकंड पे चला है तो सेकंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें जो लोअर सरफेस जो होती है उस पर यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं राइजोइड्स यानी मूलाधार। तो जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? राइजोइड्स के द्वारा यानी मूलाभास के द्वारा होता है। इन हायर प्लांट्स, in higher plants like pteridophyte, gymnosperm and angiosperm। स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? रूट्स के द्वारा होता है या रूट सिस्टम जो होता है उसके द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है? एल्गी जो होती है उनमें किसके द्वारा? होल सरफेस के द्वारा। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें राइजोइड्स के द्वारा। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। अब बात करें जो एक नॉर्मल रूट जो होती है उसमें कौन कौन से रीजन्स पाए जाते हैं? रीजन्स ऑफ रूट यानी जड़ जो है उसके कौन कौन से सेक्टर या भाग होते हैं? तो रूट जो होती है उसमें मेनली 5 रीजन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ रूट कैप रीजन, सेकंड ऑफ मेरिस्टेमिक रीजन, थर्ड ऑफ elongation रीजन, फोर्थ ऑफ रूट हेयर्स रीजन एंड फिफ्थ ऑफ maturation reason। maturation reason first
फर्स्ट ऑफ रूट कैप रीजन, it is cap like structure and protection of root by friction। ये सबसे ऊपरी भाग होता है रूट का, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में पाया जाता है, यानी टोपीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। और प्रोटेक्शन ऑफ रूट बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण जो होता है उससे क्या करता है, सुरक्षा करने का क्या करता है, कार्य करता है। सेकंड जो पार्ट होता है इसका वो होता है मेरिस्टेमिक रीजन। मेरिस्टेमिक रीजन जो होता है उसमें क्या होता है कि सेल्स जो होती है उनमें सेल डिवीजन जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण न्यू सेल्स जो होती है उनका फॉर्मेशन होता है। तो जो भी सेल्स बनेगी वो हमेशा मेरिस्टेमिक रीजन में बनेगी, और मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्ब जो होता है वो किसके में होता है, मेरिस्टेमिक रीजन जो होता है उनमें मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन किस भाग में होता है, मेरिस्टेमिक रीजन के अंदर। एलोंगेशन रीजन जो होता है उसकी सेल्स जो होती है वो लेंथ में क्या करती है, ग्रो करती है, लंबाई में वृद्धि करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो रूट जो होती है उसकी लंबाई में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और लास्ट रूट हेयर जो होता है रीजन, उसमें क्या होता है कि अनेक यूनिसेल्युलर्स जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। और मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर रीजन्स में होता है। एंड लास्ट ऑफ मैच्योरेशन रीजन, itself unpermeable but due to lignification and suberization, यानी मैच्योरेशन रीजन जो होता है इसकी कोशिकाएं जो होती है वो अनपरमेबल होती है, अपारगम्य होती है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में लिग्निन और सुबेरिन जो होता है उसके जमाव के कारण क्या होती है, ये अनपरमेबल होती है। तो जो रूट जो होती है उसमें मेनली 5 रीजन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है वो इसका रूट कैप रीजन होता है, जो प्रोटेक्शन करता है घर्षण से। जो दूसरा होता है मेरिस्टेमिक रीजन, वो क्या करता है कि इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन कर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और मैक्सिमम जो मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेरिस्टेमिक रीजन में होता है। एलोंगेशन जो रीजन होता है उसकी सेल्स क्या करती है, लेंथ में ग्रो करती है। रूट हेयर्स रीजन जो होता है उसमें मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। एंड मैच्योरेशन सेल जो होता है वो अनपरमेबल होती है, क्योंकि इसमें लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन जो होता है उसके कारण क्या होता है, न तो जल के अणु एक तरफ से दूसरी तरफ से मूव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, यानी मूल रोम जो है उनकी संरचना। जो रूट हेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले यूनिसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर,
structure presence in root is called root hairs। यानी रोमनुमा एक कोशिकीय संरचनाएं जो होती है, जो जड़ पर पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर जो है उनकी संरचना के बारे में बात करें तो इनमें सबसे आउटर जो वॉल होती है, सबसे आउटर वॉल जो होती है वह होती है सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेल वॉल जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म, जिसमें एक बड़ी वैक्यूल एंड पेरिफेरल जो पार्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो रूट हेयर जो है इनके आउटर पार्ट में क्या होता है? सोइल सॉल्यूशन होता है। क्या? सोइल सॉल्यूशन होता है। तो एक नॉर्मल जो रूट हेयर होता है उसमें सबसे आउटर जो पार्ट होता है वह है सेल वॉल, और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से। इसके अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म, जिसमें वैक्यूल एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। अब बात करें, ये जो वैक्यूल जो होती है, इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है कि शुगर, प्रोटीन, लिपिड्स and other substances are present large quantity जिसके कारण यह किस रूप में कार्य करता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है, यानी अति प्रासरी विलयन के रूप में कार्य करता है। और सॉइल सॉल्यूशन जो होता है वह क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है, यानी अल्प प्रासरी विलयन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जो होती है वह क्या होती है? लो होती है, और इसकी कंसंट्रेशन इनकी उपस्थिति के कारण क्या होती है? हाई होती है। तो ऐसी स्थिति में जो वैक्यूल जूस है इसका ओपी क्या होता है? हाई होता है, और जो सॉइल सॉल्यूशन जो होता है उसका ओपी क्या होता है? लो होता है। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है वह हमेशा कहां से कहां होती है? लो ओपी से हाई ओपी की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे? मूव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में
सोयल सॉल्यूशन में उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण, ओपी के कारण लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी सोयल सॉल्यूशन से कहा जो रूट हेयर्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनके सबसे आउटर जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, सेल वॉल मेड अप सेल्युलर एंड पेक्टिन इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जिसमें वैक्यूल और न्यूक्लियस पाया जाता है। वैक्यूल जो जूस होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि इसमें शुगर, लिपिड और जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी अधिक होती है जिसके कारण यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है। सॉइल सॉल्यूशन जो होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। लो होने के कारण ओपी क्या होता है, लो होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा कहां से कहां, लो ओपी से हाई ओपी की ओर मूव करते हैं। तो इसका ओपी क्या है, लो है और इसका ओपी क्या है, हाई है। तो ऐसी स्थिति में वाटर मॉलिक्यूल्स सोयल सॉल्यूशन से कहां, रूट हेयर्स के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। path of water absorption. प्लांट्स जो होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स सोयल सॉल्यूशन से रूट के जाइलम तक पहुंचते हैं। रूट जो होती है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है एनाटॉमी के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो बात करें आउटर सरफेस जो होती है वो क्या कहलाती है, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के अंदर मेटाजाइलम। तो इस प्रकार ये जो पथ होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का वो कहां से स्टार्ट होता है, सोयल सॉल्यूशन से। सोयल सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है। तो सोयल सॉल्यूशन से सबसे पहले वाटर जो है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो रूट हेयर्स के द्वारा। रूट हेयर्स, रूट हेयर से एपिब्लेमा, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में उपस्थित पैसेज सेल्स के द्वारा। अब ये पैसेज सेल क्या होती है इसके बारे में बात करें। एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम। तो
पथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सोइल सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है, यानी मृदा विलयन जो होता है वहां से जल के अणु सबसे पहले रूट हेयर्स के द्वारा, रूट हेयर से एपिब्लेमा, अधिचर, अधिचर से कॉर्टेक्स वल्कोट, फिर एंडोडर्मिस अंतःत्वचा, फिर पेरिसाइकिल परिरंध्र, फिर प्रोटोजाइलम एंड लास्ट में मेटाजाइलम तक वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो एक नॉर्मल जो रूट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये सबसे आउटर पार्ट जो है ये हो गया सोइल सॉल्यूशन, ये रूट हेयर्स, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस इसको कहते हैं। इसके बाद में ये वाला पार्ट जो है इसका वह कॉर्टेक्स, ये वाला एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, सेंटर पार्ट है जाइलम का मेटाजाइलम, और ये वाला भाग प्रोटोजाइलम।
तो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहां से कहां मूव करेंगे? सॉइल सॉल्यूशन जो होता है उसका ओपी लो होता है, किंतु इसमें उपस्थित वैक्यूल जूस जो होता है रूट हेड्स में उसका ओपी क्या होता है? हाई होता है। तो ऐसी स्थिति में वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां लो ओपी से हाई ओपी की ओर मूव करेंगे, यानी सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेड्स में, रूट हेयर से एपिग्लेमा, सेकंड एपिग्लेमा से कहां की ओर मूव करेंगे? इस कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में। अब एंडोडर्मिस जो होती है उसमें क्या होता है कि इसमें जैसे दो कोशिकाएं आपस में कनेक्ट हो रही है, दो सेल्स आपस में जहां कनेक्ट हो रही है, इस स्थान पर क्या होता है? सुबेरिन जो होता है उसका जमाव पाया जाता है, यानी सुबेरिन की प्लेट्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिक्ट। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिक्ट जो होती है इसका निर्माण किससे होता है? सुबेरिन से होता है, और सुबेरिन जो होता है वो जल के प्रति क्या होता है? अनपरमेबल होता है, अपारगम्य होता है। तो ऐसी स्थिति में एंडोडर्मिस जो होता है उसमें जल जो होता है वो प्रवेश नहीं कर पाता है कैस्पेरियन स्ट्रिक्ट के कारण, किंतु प्रोटोजाइलम जो होता है यहाँ पे और यहाँ पे या यहाँ पे, इसके ठीक सामने वाली कोशिकाएं जो होती है उनमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती है, और इन सेल्स को कहते हैं पैसिव सेल या पथ सेल कहा जाता है। और इन पैसिव सेल्स के द्वारा वाटर जो होता है वो एंडोडर्मिस में प्रवेश करता है। एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम और लास्ट में प्रोटोजाइलम से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मेटाजाइलम में एंटर करते हैं। इस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो पथ होता है वह कहां से स्टार्ट होता है? सॉइल सॉल्यूशन से, सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेयर्स, रूट हेयर्स से एपिग्लेमा, एपिग्लेमा से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम तक जल के अणु जो होते हैं वो पहुंचते हैं। तो आज जो अपने टॉपिक्स थे वो थे फॉर्म ऑफ वाटर यानी जल के स्वरूप या प्रकार, जिसमें जो एक था ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, केमिकल कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर, ये फॉर्म्स थे इसके वाटर के। उसके बाद में रूट जो है उसके रीजन्स कौन कौन से होते हैं? तो रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, रूट हेयर रीजन एंड मैच्योरेशन रीजन। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, जो रूट हेयर जो होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल्स, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल जो होती है वो उपस्थित होती है। उसके बाद में पथ और वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल अवशोषण का मार्ग क्या होता है। तो जल अवशोषण का मार्ग जो होता है वो सॉइल सॉल्यूशन से मेटाजाइलम तक होता है। थैंक्स।